क्विज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS के अंतर्गत मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं? खादी ग्राम उद्योग विभाग, RBI, भारतीय रेलवे या फिर भारतीय गैस पाइपलाइन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी HRMS के अंतर्गत मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। HRMS से लगभग 27 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसका उद्देश्य रेलवे की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इससे रेलवे में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय रेलवे अन्य मॉड्यूल्स लॉन्च कर चुकी है, जैसे कर्मचारी मास्टर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APAR मॉड्यूल आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है जिससे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए नागरिक भी सरकार द्वारा जलवायु प्रबंधन के लिए किए गए उपायों को जान पाएंगे। इसके 8 घटक हैं जो निम्नलिखित हैं: भारत की जलवायु प्रोफाइल, राष्ट्रीय नीति ढांचा, भारत के NDC लक्ष्य, अनुकूलन क्रिया, शमन क्रिया, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता और रिपोर्ट और प्रकाशन। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जारी करता है? वित्तीय आयुक्त कार्यालय, नीति आयोग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय या फिर श्रम आयुक्त कार्यालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। दिए गए ऑप्शंस में से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। हाल ही में अक्टूबर माह का इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जारी किया गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में 8 कोर इंडस्ट्रीज का कंबाइंड इंडेक्स 124.2 रहा, जो कि पिछले वर्ष अक्टूबर 2019 से 2.5% कम है। आपको बता दें, कोर उद्योग को एक मुख्य उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये उद्योग अन्य सभी उद्योगों की रीढ़ यानी बैकबोन माने जाते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं: रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। 8 कोर इंडस्ट्रीज पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP में शामिल वस्तुओं का 40.27% भार है। अप्रैल 2017 में 8 कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक सलाहकार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है? कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया या फिर कतर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। दुबई 2023 तक हसायन कोयला संयंत्र स्थापित करने वाला है, जिसकी लागत $3.4 बिलियन होगी और क्षमता 2400 मेगावाट होगी। एक्वा पावर ऑफ सऊदी अरेबिया के एक दीर्घकालिक समझौते के तहत जापान जैरा कंपनी कोयले की आपूर्ति करेगी। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक हसायन दुबई खपत की 20% बिजली प्रदान करेगा और स्थानीय निवासियों की लागत भी कम करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर भारत गंगा के मैदान यानी IGP से कहीं अधिक है? नीति आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण मापन यंत्र या फिर मौसम ऐप?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर भारत गंगा के मैदान से कहीं अधिक है। उपग्रह डेटा के आधार पर किया गया यह अध्ययन वायु प्रदूषण को स्थानिक तौर पर देखने का पहला प्रयास है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और दक्षिणी भारत में PM 2.5 की वृद्धि की दर इस अवधि के दौरान 1.6% से अधिक है। PM 2.5 पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जलवायु को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ICICI लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जनरल के विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? RBI, IRDAI, DRDO या फिर HDFC? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IRDAI। हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भारतीय एक्सा जनरल के विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI, BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। वर्तमान में भारतीय एक्सा जनरल में भारतीय एंटरप्राइजेस की 51% हिस्सेदारी है, जबकि फ्रांस स्थित जेवी पार्टनर एक्सा के पास 49% हिस्सेदारी है। ICICI लोम्बार्ड एक सूचीबद्ध बीमा कंपनी है और इस विलय के बाद संयुक्त इकाई में भारत व एक्सा सार्वजनिक शेयर धारक होंगे। IRDAI का उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, IRDAI। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या फिर 30 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 27 नवंबर। 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष 14 अगस्त को CRPF द्वारा शुरू किए गए विशाल स्वैच्छिक अभियान की समाप्ति के अवसर पर CRPF के जवानों को संबोधित किया। इस आयोजन का उद्देश्य CRPF के 3.5 लाख जवानों के बीच अंगदान के प्रति जागरूकता विकसित करना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार लगभग 5 लाख लोग अंग की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष मौत के शिकार होते हैं। आपको बता दें कि NOTTO की वेबसाइट www.notto.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अंग और उत्तक दान के लिए संकल्प सुविधा उपलब्ध है, जो कि नागरिकों के लिए यह काम आसान बनाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 27 नवंबर। अगला प्रश्न है, टॉप्स स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? MSME, खाद्य प्रसंस्करण, खेल या फिर सामाजिक कल्याण? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल। टॉप्स स्कीम का संबंध खेल से है। टॉप्स का पूरा नाम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जिसके तहत इन खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मिशन ओलंपिक सेल की 50वीं बैठक में 8 पैरा एथलीटों को 4 अलग अलग स्पोर्ट्स में टॉप स्कीम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार कोविड-19 के दौरान कौन सा शहर दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है? दिल्ली, शंघाई, दुबई या फिर वॉशिंगटन DC? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंघाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान शंघाई शहर दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के मुताबिक शंघाई ने लंदन शहर से यह खिताब हासिल किया है। गौरतलब है कि लंदन में हवाई यात्रा के माध्यम से कनेक्टिविटी में 67% की गिरावट देखी गई है। कनेक्टिविटी के मामले में शीर्ष 4 शहर चीन से हैं, जिनमें शंघाई, बीजिंग, गुआंगझोउ और चेंगदू शामिल हैं। IATA का एयर कनेक्टिविटी इंडेक्स यह बताता है कि किसी देश के शहर दुनिया भर के अन्य शहरों से कितने अच्छे से जुड़े हैं, जो व्यापार, पर्यटन,
निवेश और अन्य आर्थिक प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शंघाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने यूरोपियन रिकवरी फंड पर अपने वीटो को बरकरार रखने की बात कही है? इटली और जर्मनी, हंगरी और जर्मनी, पोलैंड और इटली, या फिर हंगरी और पोलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हंगरी और पोलैंड। हंगरी और पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन के अगले बजट में यूरोपीय रिकवरी फंड पर अपने वीटो को बरकरार रखने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों के लिए 2021 से 27 के 1.8 ट्रिलियन यूरो के बजट को कोरोना वायरस रिकवरी पैकेज के साथ लिंक करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव से ऐसे देशों को धनराशि से वंचित किया जाएगा जो लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। हंगरी और पोलैंड दोनों पर इन मानदंडों के उल्लंघन का मामला शुरू किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हंगरी और पोलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में सेकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस, चीन, भारत या फिर सऊदी अरेबिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। रूस ने आर्कटिक में एक सेक्रोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को व्हाइट सी में एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से दागा गया, जिसने बेरेंट्स सी में 450 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य को मार गिराया। इस दौरान मिसाइल की गति 8 मैक से अधिक दर्ज की गई। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में इस मिसाइल का पहली बार जमीनी टारगेट पर सफल परीक्षण किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। नौसेना के किस संस्थान को जल्द ही एक राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता यानी NDMA केंद्र में बदला जाएगा? नेवल रिसर्च बोर्ड, सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र NAVAC या फिर DRDO? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।